गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सपने कैसे सच होते हैं? These are the two living and firing example of it. Yes. Actually, literally अगर मैं बोलूं, they are the real heroes of our life and inspiration. Really. इनको देखकर आपको लिटरली क्या होना चाहिए? मोटिवेट होना चाहिए कि वाकई में जो एक समय वो वहाँ थे और वहाँ से वो जो यहाँ का सफ़र तय किए, ये आपके लिए भी कोई टेढ़ी खीर नहीं है ना? केवल इन्होंने अपने जीवन में एक चीज को प्राथमिकता दी, वो है उनका लक्ष्य। केवल और केवल उनका लक्ष्य, इस चीज को उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता दी। जिस चीज को आप जितना ज्यादा सींचेंगे वो चीज उतनी ज्यादा फलेगी फूलेगी। पेड़ को सींचिए, फलेगी फूलेगी। इन्होंने अपने सपनों को सींचा, अपने लक्ष्य को सींचा, मिला लक्ष्य, हासिल हो गया। हर क्लास में मैं एक शब्द को बार बार दोहरा रहा हूं, जिस रात को रिजल्ट आया वो रात इनकी पर्सनालिटी को क्या कर दिया, पहचान को क्या कर दिया, बदल दिया। और वो नोबडी से क्या बन गए? समबडी। एक रात से वो क्या बन गए? नोबडी से समबडी। लेकिन इस रात में जो पहचान बदली, इस रात के पीछे कई सारी रात की मेहनत छुपी हुई है। अनडाउटेडली सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। यही उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है? और मैं आप लोगों से भी वो आग्रह करूंगा, जिस उद्देश्य के साथ, जिस गति के साथ, जिस एक धैर्य के साथ एक लक्ष्य निर्धारित करके इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया, वो बिल्कुल आप भी बिल्कुल वैसे क्या कीजिए, आगे कदम बढ़ाते रहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि सारी चीजों से त्याग संन्यास, लेकिन उसको कितना करना है जिससे आपका लक्ष्य बाधित ना हो, इस चीज का मूल्यांकन आपको अवश्य आनी चाहिए। इन्होंने वही किया। वर्षा अग्रवाल एंड शिक्षा शर्मा, डीसी 4th रैंक, 44th रैंक, नायब तहसीलदार। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा लगता है। इन्होंने अपना वो लक्ष्य प्राप्त किया जो ये जीवन में चाहते हैं, साथ साथ अपने माता पिता के उस लक्ष्य को भी, उस सपने को भी उन्होंने पूरा किया जो माता पिता ने इनके लिए देखे हुए थे, जो मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ। ठीक है? तो आगे ये लोग वाकई में अब ये किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, दे आर द लिविंग लेजेंड एक्चुअली राइट नाउ। ठीक है? लेकिन साथ साथ ये भी मैं अपेक्षा करूंगा, ईश्वर से मेरा ये भी प्रार्थना रहे, इनकी जो भी आगे की आकांक्षाएं हैं वो भी इनकी क्या हो, पूरी। जैसे थोड़ी देर पहले शिक्षा से बात हुई कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, तो मेरा बिल्कुल उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो उस लक्ष्य में भी क्या हो, बिल्कुल उसी तरह क्या हो, पूरा हो जैसे उन्होंने इस सपने को क्या किया, पूरा किया है। बाकी सब दोनों आगे क्या करेंगे, वर्षा और शिक्षा दोनों ही आगे की रणनीति आपको बताएंगे। और आप भी बिल्कुल जितना पॉसिबल हो सके वो सकारात्मक अप्रोच के साथ, और बिल्कुल तार्किक सवाल इसलिए बोल रहा हूं, बिना मतलब के सवाल मत पूछा कीजिए। ठीक है? जो सवाल अभी आपके प्री के लिए जरूरी है, खासकर मैं प्री की बात करूंगा क्योंकि अभी प्री पास है, और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर क्या कीजिए, आप बिल्कुल इनसे चर्चा कीजिए। इंटरव्यू वगैरह मुझे लगता नहीं कि अभी कोई विशेष आवश्यकता है कि इंटरव्यू की तैयारी आपने सर इतना बोल देते हैं ना, इंटरव्यू की तैयारी वो अपने आप में पर्याप्त हो जाएगा। अभी फिलहाल आप गाइडलाइन लीजिए किसका, हाउ टू क्रैक द प्री एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। मैंने क्रैक और प्रिपेयर कहा क्योंकि अभी सामने क्या है आपका, प्री। तो हाउ टू क्रैक द प्री, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे दिल्ली एस के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, केवल उसको तराशना है हमको बस। तो आज ये है, हम तो बाद में हैं ही आपके साथ। ठीक है? चलिए बैठिए। पहले शिक्षा में चाहूँगा आप अपना तैयारी कैसे रहा, आपकी जर्नी, आपने प्री कैसे क्या अपनी क्या क्या अपनी रणनीति बनाई थी, स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस पर पहले बेटा आप एक बार सबको अवगत करा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम शिक्षा शर्मा है और मेरी जर्नी जो है 2019 में शुरू हुई थी। एक्चुअली उस वक्त मैं कॉलेज में थी। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक मैकेनिकल में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट हुआ है। और 2019 में जो मेरा 5th सेमेस्टर था, 6th सेमेस्टर एक्चुअली, उसके एंडिंग में मैंने पीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी और दिल्ली एस में एडमिशन लिया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं अंडर एज थी और उसके बाद 2020 का मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पाया था।
उसके बाद मैं कॉलेज से पास आउट हो चुकी थी। 2021 में मैंने अपना अगला अटैम्प्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ नंबरों से मैं चूक गई थी, लेकिन मैंने अपने मेंस की तैयारी जारी रखी थी। और प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझसे गलती हो रही थी वो ये थी कि मैं क्वेश्चंस को जज नहीं कर पा रही थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन पेपर को जजमेंट में मुझसे एरर हो रहा था। तो 2020-21 में मैंने मेंस की भी तैयारी अपनी साथ साथ में जारी रखी हुई थी। 2022 वाला जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ थैंकफुली। उसके बाद आई वॉज़ रेडी फॉर द मेंस, तो फिर मेंस क्लियर हुआ और देन इंटरव्यू, और भगवान की दया से रैंक लग गई। प्रीलिम्स के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि प्रीलिम्स मुझे इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा हर्डल लगता था। सबका अपना अपना हो सकता है। जैसे मुझे मेंस उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता था, क्योंकि लिखना मुझे आ गया था, मुझे समझ आ गया था कि लिखना कैसे। प्रॉब्लम मुझे प्रीलिम्स में हो रही थी, और मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स क्रैक करने का जो मंत्र है वो ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको उस वक्त ये लग जाना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सबसे बनेंगे, मुझसे भी बनेंगे, मुझसे बनने चाहिए, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे भी नहीं बनेंगे और किसी से भी नहीं बनेंगे। अगर ये आपने जज कर लिया तो फिर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब ये जजमेंट कैसे होगा? जब आपकी तैयारी उस लेवल की होगी, जब आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इतने लगा लिए हों कि आपको प्रिडिक्शन पहले ही हो जाए कि हाँ, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन उस ईयर में आ चुका है। इतने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव से हैबिचुअल हो जाइए कि कोई डाउट ना रहे आपको कि ये पेपर टफ़ है या हार्ड है, या टफ़ है या ईजी है या मॉडरेट है। जैसे 2021 का पेपर ऑफ टू द ट्रैक था, सबको मालूम है। 21 का पेपर थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक था। अब उस पेपर में भी लोगों का सिलेक्शन हुआ, 2021 में भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, पर लोगों का क्लियर हुआ और वो आज सेलेक्ट भी हुए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मैं जज नहीं कर पाई उस वक्त पेपर को, और मैंने ऐसे क्वेश्चन टिक कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन 2022 में मेरी तैयारी इतनी सॉलिड हो चुकी थी कि मुझे मालूम था पेपर मॉडरेट आया है, मुझे अटैम्प्ट्स खींचने हैं अपने 80+ मुझे अटैम्प्ट इस पेपर में करना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल देख के लग रहा है कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा तो जाएगा। इतनी तैयारी मेरी हो गई थी, इतने क्वेश्चंस मैंने लगा लिए थे, इतनी टेस्ट सीरीज़ मैंने लगा ली थी। टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। इतनी टेस्ट सीरीज़ मैंने लगा ली थी कि मैं श्योर थी कि हाँ, क्वेश्चंस मुझसे बनेंगे। मैं कॉन्फिडेंट थी उस एग्ज़ाम के दिन, वो जो 2 घंटे थे मैं पूरी तरीके से मोटिवेटेड थी, कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, पेपर मुझसे बनेगा, और ये क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं बन रहे, किसी से नहीं बनेंगे, तो मैं इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो बस यही प्रीलिम्स का मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो पाया, उसका कारण यही है कि मैं पेपर जज कर पाई इस बार। मेरी तैयारी उस लेवल की थी, और मैंने वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जो अटैम्प्ट करने लायक थे। उन क्वेश्चंस को मैंने हाथ नहीं लगाया जो किसी से नहीं बनने वाले थे। तो बस इस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और प्रीलिम्स देने के आने के बाद अभी इस साल आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा आरक्षण को लेकर के एक इशू चल रहा था, जिसके कारण सब इस बात को लेके थोड़ा सा घबराए हुए थे कि इस बार PSC होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो मेरे भी दिमाग में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जैसे मैं प्रीलिम्स दे के आई थी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा हो गया था कि भगवान, हो सकता है कि इस बार मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँ। तो फिर मैंने मेंस की तैयारी के लिए देर नहीं की, मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी, टेस्ट सीरीज लगाने शुरू कर दी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। और उसके बाद 11 मई को रिज़ल्ट आया, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया। और वो समय भी देखिए कि 1 ही महीने का समय मिला था मेंस के लिए, तो मैं उस वक्त तक प्रिपेयर्ड हो चुकी थी। मेरे दिमाग में इतना भी आ चुका था कि अगर मई में भी एग्ज़ाम होता है तो भी मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और मैंने मई को ही टारगेट करके तैयारी शुरू की थी, क्योंकि मई का डेट आ चुका था, 12, 13, 14, 15 डेट आ चुका था, तो मैंने मई को ही टारगेट किया था। अब मई में रिज़ल्ट आया तो मुझे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल गया, मेरी और रिविज़न हो गई, और लिख लिया मैंने, और प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद जब मैं मेन एग्ज़ाम में जब बैठी मेंस के, तो वो फील ऐसा हो रहा था जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ ही दे रही हूँ। कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, बहुत ईजिली मैंने आंसर्स लिखे, बहुत हंसते खेलते मैंने मेंस दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई थी। तो ये जो तैयारी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि
इस बार भी बहुत रूमर्स फैले, इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ फैलती रही कि नहीं होगा पीएससी, ये 0 ईयर हो जाएगा। मेरे कुछ रिलेटिव्स ने बोला कि ये तो 0 ईयर है, इस बार तो पीएससी ही नहीं होगा, मत पढ़ाई करो, जाओ प्राइवेट जॉब कर लो। ये आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातों से ना दूर रहिए। जितना आप इन बातों से अफेक्ट होंगे ना, आपकी सक्सेस उतनी लेट हो जाएगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि सिविल सर्विसेज करना है, तो किसी की भी बात आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर मोटिवेशन है, आपने डिसाइड कर लिया कि सिविल सर्विसेज ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना मुझे, तो फिर किसी की भी बात का आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोगों के साथ ये हुआ कि मेंस तो अभी होगा नहीं, लेट होगा, तो उन्होंने मेंस की तैयारी नहीं की और अचानक से फिर रिज़ल्ट आ गया और सिर्फ 1 महीने का समय मिला। आप लोग का भी मेंस बैच है ना? हाँ, तो आप बताइए 1 महीने में हो सकती है क्या तैयारी? नहीं हो सकती ना। तो बस कुछ लोग इसी वजह से पीछे रह गए कि उनकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं थी। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इवन अभी जब आप मेंस की कोचिंग कर रहे हैं, जब आप रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं, उस वक्त भी आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा जो भटकाव बहुत ज़्यादा है पीएससी में, ये पढ़ना है कि नहीं, कौन सी बुक पढ़ें। कई बार 10-10 बुक्स पढ़ने लगते हैं। सर लोग भी ये बात कहते होंगे क्लास में ज़रूर कि एक ही बुक को भले 10 बार पढ़ो, पर 10 बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भटकाव से दूर रहिए, अपने डिसीजन आपको खुद ही लेने हैं, किसी के कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सही समय पे सही डिसीजन लेंगे तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, जैसे मुझे भी 3 अटैम्प्ट में सक्सेस मिली है, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है आपको लेट, लेकिन सक्सेस मिलेगी ज़रूर। जो डिज़र्विंग होते हैं उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है, ये बात तय है, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीलिम्स के लिए अभी आपको लग जाना चाहिए, सितंबर है, प्रीलिम्स का लेवल अब चेंज हो चुका है, ठीक है। कम्प्लीटली फैक्चुअल नहीं रह गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी मोड में आपकी तैयारी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आपके जितने क्लियर रहेंगे उतना आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की खासियत एक ये होती है कि वो क्वेश्चंस अगर आपने सही प्रिडिक्ट कर लिया, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, वो क्वेश्चंस, ठीक है। वो स्टेटमेंट ज़रूर रहते हैं, ये उन्हीं के लिए होते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ के पढ़ा है, ठीक है। रटने वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है पीएससी में, खास करके प्रीलिम्स में। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, पॉलिटी में अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। अब पॉलिटी फैक्चुअल नहीं रह गया है, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। और पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनते ना, तो फिर आप वहाँ पे सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आसान होते हैं, बन सकते हैं। अगर आपने अच्छी बुक पढ़ी है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आपसे ज़रूर बनेंगे। आपसे अगर नहीं बना और बाकी लोग ने बना लिया, तो वहाँ पे सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। सेम चीज़ छत्तीसगढ़ के लिए लागू होती है। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सबसे बनने लायक होते हैं। अब 21 वाले में मैंने छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस गलत कर दिए खूब सारे, ठीक। तो वो एक ऐसा पोर्शन है जो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी से गलत नहीं होगा। जो सबसे बन रहा है वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जो सबसे बन सकते हैं उनमें आपको गलती नहीं करनी है। हम क्या होता है ना, कई बार उन क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं जो किसी से नहीं मतलब, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कौन से बुक से आ गया, ये होता है। लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोगों से नहीं बनेंगे, उनके पीछे नहीं भागना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस टारगेट कीजिए जो सबसे बन सकते हैं और उनको आपको करेक्ट करना है। यही प्रीलिम्स के लिए एक मेन सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं, बाकी मैम आप लोग से इंटरेक्ट करेंगी। पहले तो भी इंट्रोड्यूस करवा ही दिया हूँ, वर्षा अग्रवाल। शी गॉट 44th रैंक एंड शी गॉट द पोस्ट ऑफ NT एंड शी विल इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू, है ना। Okay. Good morning, all of you. I am selected as Nayab Tehsildar, rank 44. Okay. And my journey start with Delhi IIS only. मैंने यहाँ पर 2019 में अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे पीएससी में जाना है। तो उसके बाद पीएससी में जाना है तो व्हाट टू डू, आई हैव नो आइडिया। माय फ्रेंड वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 4th to 5th सेमेस्टर, बट आई हैव नो आइडिया कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पूछता है। छत्तीसगढ़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था।
तो फिर मैंने थोड़ा इधर उधर से पूछा और पता किया, फिर दिल्ली आईएएस के बारे में मैंने 2 दिन डेमो लिया, फिर मैं यहाँ आई और आई हैव स्टार्टेड डायरेक्टली मेंस क्लासेस, आई हैव नॉट डन प्री क्लासेस। अब मेंस का मैंने किया स्टार्ट, छत्तीसगढ़ पढ़ना चालू किया, थोड़ा दीप सर से छत्तीसगढ़ पढ़ा, उस समय जाना कि छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें पढ़नी होती है, तो एक आइडिया के लिए मैंने 2019 का प्री अटेम्प्ट किया। अब उस समय उतनी लेवल की तैयारी थी नहीं, तो थोड़े से नंबर से वो प्री रह गया, पर अच्छा है क्योंकि उससे मुझे मेंस का आगे कोचिंग करने को मिला अच्छे से, और फिर मैंने उस पूरे कोचिंग को अच्छे से किया, और फिर मैंने 2020 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया। अब वो वाला मेरा क्लियर हो गया। अब उसके क्लियर होने के बाद मैंने मेंस दिया, मेंस देने के बाद कुछ नंबरों से जनरल कैटेगरी में मेंस मेरा रह गया था। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया, पर यहाँ पर मुझसे बड़ी गलती हो गई कि एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट थोड़ी सी मैथ्स में मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। अब मैथ्स में ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण जनरल कैटेगरी सी सेट बहुत हाई लेवल का आया था 2021 में, तो वहाँ पर सी सेट में मैं 2 नंबर से अटक गई थर्ड प्रीलिम्स में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झटका लगा मुझे। उसके बाद से फिर मैंने मेंस का अच्छे से किया कि नहीं, इस बार तो एनी हाउ मैथ्स भी अच्छे से लेना है, और मेंस का तैयारी मैंने अच्छे से रखा, और उसके बाद फिर 2020 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस एंड देन इंटरव्यू, एंड आई एम टुडे सेलेक्टेड एज नायब तहसीलदार। ओके, मेरी जर्नी में थोड़ा सा जिगजैग है क्योंकि बीच में मैंने जॉब भी किया है। आई एम वर्किंग एज एन लैब असिस्टेंट इन स्वामी आत्मानंद स्कूल, तो वहाँ पर 9 से 5 मुझे स्कूल में काम करना होता था। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता था मैं उसमें पढ़ती थी आकर के, जितना भी मैं कोशिश करती थी प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगी मैंने अपना प्रिपरेशन जनरली नवंबर में ही स्टार्ट किया है। जब सर लोग का टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होता था मैं हमेशा इनरोल कर लेती थी, और उस टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल बनाती थी कि कितना चीज़ मेरे को कवर करना है। अगर एक हफ्ते में पॉलिटी के 3 टेस्ट लग रहे हैं तो उस हिसाब से मैं पॉलिटी उस हफ्ते कवर करूँगी, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन लग रहे हैं तो हिस्ट्री को उस हिसाब से कवर करूँगी। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली दिल्ली आईएएस का टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी ऐड किए होते हैं। वहाँ पर आपको जब आप प्रीलिम्स के पेपर में बैठोगे, जो एक प्रेशर होता है पेपर के समय, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे, तो ये चीज़ नहीं होती अगर आप बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करेंगे। मैं नहीं बोलती बहुत सारा प्रैक्टिस करो, बट 2 या 1 जो भी आपको टाइम के हिसाब से सुटेबल लगता है उसको लो, उस हिसाब से रिवाइज़ करो, फिर टेस्ट सीरीज़ लगाओ, फिर उसके बाद फिर प्रीलिम्स के लिए आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ओके, मैथ्स और रीजनिंग के लिए बुक सोर्सेस नहीं लिया था मैंने। मैथ्स और रीजनिंग जो मेरे रीज़न से अटके थे, तो मैंने क्या किया 2021 का पेपर और ACF का मैथ्स का पेपर भी काफ़ी टफ लेवल में आया था, तो मैंने उन दोनों को सॉल्व किया और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे पेपर में उसको प्रैक्टिस किया बहुत ज़्यादा, और फिर उसके अलावा जो और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे मैथ्स के उसको सॉल्व किया, और उसके बाद फिर मैंने 2022 का अपेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर के नोट्स काफ़ी हैं, उसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लक्ष्मीकांत, बट कुछ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करंट में चल रहे हैं और मेंस में भी आने लायक हैं और प्रीलिम्स में आने वाले हैं, उसको आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से पार्ट को टारगेट करना चाहिए प्रीलिम्स में, है ना? तो सबसे पहले तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चंस वो आपका पूरा होल्ड होना चाहिए उसमें, ठीक।
मतलब वो 50 क्वेश्चन में से अगर पेपर टफ आ जाता है, ठीक है, 40 क्वेश्चंस 45 सही होने चाहिए। अगर पेपर इजी आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम छत्तीसगढ़ वाला पार्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता और उसको कवर करना भी इजी होता है। तो छत्तीसगढ़ को पहले टारगेट कीजिए, वो 50 क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम सही होने चाहिए, ठीक है। अब इंडिया वाला पोर्शन ना मुझे ऐसा लगता है सबको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है ना, लेकिन इंडिया वाले पोर्शन में सबसे जो मुझे ऐसा लगता है स्कोरिंग है वो पॉलिटी ही है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर आपने एक अच्छी बुक पढ़ी है या फिर आपके नोट्स अच्छे बने हुए हैं, तो पॉलिटी में अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है और पॉलिटी से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चंस अगर पॉलिटी से ही आ जा रहे हैं, वो 6 to 7 क्वेश्चंस में आपने चलिए 6 भी सही कर लीजिए, 7 में से 6 सही कर लिए, तो भी आपको इंडिया वाले पोर्शन में एक अच्छा लीड मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है, ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, साइंस को अच्छा कर लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न 3 पार्ट है उसके, है ना। मैं हिस्ट्री को पहले नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, उसमें मैं 3 सब्जेक्ट्स भी कर सकती हूँ उसकी जगह पे। मैं हिस्ट्री लास्ट में करती थी, हाँ, लेकिन जो मॉडर्न वाला पोर्शन है, वो मॉडर्न वाला पोर्शन मेरा हमेशा मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करती थी। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी, ठीक। ज्योग्राफी को भी, आप ज्योग्राफी कैसे, कुछ लोगों को टफ लगता है, ठीक है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आपका उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो इंडिया में सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट करने की बजाय आप 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे टारगेट करिए जिसके क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए। आप पूरा आर्ट एंड कल्चर, पूरा जो है इकोनॉमी, है ना, सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते, ठीक है। इसमें सिलेक्टिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको सब पढ़ना है क्योंकि सब में मार्क्स खींचने हैं, लेकिन प्रीलिम्स में आपको उन पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है जो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसे 3-4 या 3 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम ऐसे टारगेट कीजिए इंडिया में, छत्तीसगढ़ तो पूरा करना है। इंडिया में ऐसे 3 सब्जेक्ट्स ऐसे टारगेट करिए जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ भी रहे हैं और आप अच्छा कर भी सकते हो, और उसको आपको टारगेट करके अच्छा करना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया, साइंस वाले स्टूडेंट साइंस पकड़ लो, साइंस को अच्छे से करो। पॉलिटी तो सबको अच्छा करना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री वाले पोर्शन में मिडिवल को थोड़ा सा कम, मैं थोड़ा मिडिवल को कम करके गई थी। एंशिएंट और मॉडर्न उसको अच्छा कर लीजिए। ज्योग्राफी अगर कर सकते हो अच्छा तो कर लो, ठीक। इकोनॉमी पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं फोकस किया है, ठीक है, ऑनेस्टली। इकोनॉमी के बारे में ऐसा पोर्शन था जो मैंने बहुत फोकस नहीं किया था, बेसिक उसके क्वेश्चंस करके गए थे, और इस बार इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं थे, ठीक है। इसका आइडिया कैसे लगता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और मुझसे बन रहे हैं। तो ऐसे हर किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ओके, मतलब इंडिया वाले पोर्शन में आप कौन सा पोर्शन अच्छा कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे कोई इकोनॉमी बैकग्राउंड का बैठा होगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी के क्वेश्चंस अच्छे से करेगा। मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है, मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं ऐसे चैप्टर्स को या ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करूँगी जिसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ, ठीक। तो छत्तीसगढ़ कंप्लीट कीजिए, इंडिया में सिलेक्टिव स्टडी कीजिए पर सॉलिड कीजिए, ठीक है। इकोनॉमी पोर्शन के लिए आई विल से सौरभ सर का मेंस क्लासेस आप ले ही रहे हैं, बेस्ट है। उसके अलावा प्रीलिम्स में और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मेंस का आप पढ़ लीजिए एक बार नोट्स जो सर पढ़ाए हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीप में नहीं, बाकी उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आई थिंक इकोनॉमी के लिए। एक इससे पहले क्वेश्चन आया था, ये वाला पहले, हाँ, कर दो। मेरी स्ट्रैटेजी जो प्रीलिम्स के लिए पूछ रहा है, किन्होंने पूछा है क्वेश्चन? प्रीलिम्स के लिए पूछ रहा है, ठीक ही होगा। हाँ, प्रीलिम्स, हाँ, तो प्रीलिम्स में मेरा यही फंडा था कि छत्तीसगढ़ मैंने पूरा सॉलिड कर लिया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के एटलीस्ट वो क्वेश्चंस जो सबसे बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बैठा होगा जिसको मैं अभी 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के दे दूँ और उससे ना बने, ठीक है। छत्तीसगढ़ सबका स्ट्रांग हो जाता है इतने दिनों में, और हो जाना चाहिए। आपके राज्य के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मैंने स्ट्रांग कर लिया पहले तो,
फिर दूसरा, जैसे मैंने बोला सिलेक्टिव स्टडी, तो मैंने पॉलिटी टारगेट किया था एक, हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न टारगेट किया था, ज्योग्राफी मुझे पसंद है इसलिए मैंने ज्योग्राफी भी अच्छे से की थी। इसके बाद साइंस बैकग्राउंड की हूँ तो साइंस से मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब जो बच गया इकोनॉमी वाला पार्ट, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, ठीक है, ये मुझे पता था इसे मैं बहुत अच्छा कर नहीं पाऊँगी और मैंने ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, हर चीज़ पढ़ के नहीं आती, ठीक है, हर सवाल का जवाब पढ़ के नहीं आता, कुछ सवालों का जवाब क्वेश्चन से आता है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे ना, क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है, क्वेश्चन से आपके नए कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, नए फैक्ट के बारे में पता चलता है, उन फैक्ट के मदद से आप दूसरे क्वेश्चन में गलत आंसर्स को हटा सकते हो। एलिमिनेशन, नहीं इसका आंसर तो वो है, मैंने किया हुआ है, ठीक है, एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो एलिमिनेशन ही काम आता है लास्ट में। वो एलिमिनेशन कैसे होगा? जब आपको गलत आंसर्स के बारे में मालूम होगा कि हाँ ये तो गलत है, आई एम श्योर, तो ऑटोमेटिकली आप सही आंसर्स की तरफ पहुंच जाओगे। तो मेन क्या है, सिलेक्टिव स्टडी जीएस में छत्तीसगढ़ एक भी गलत नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम सही होने चाहिए। और तीसरी चीज़ क्वेश्चंस, चाहे वो टेस्ट सीरीज से हो, चाहे आप कोई ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, जो भी, ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चंस में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। और क्वेश्चंस करते समय ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, क्वेश्चंस क्यों लाऊंगा। क्वेश्चन का अलग इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज़ का अलग इंपॉर्टेंस है, और आप जो पढ़ते हैं उसका अलग है। तो ये एक बैलेंस्ड वे में आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसे की स्ट्रैटेजी कोई बहुत अलग सी नहीं है, नॉर्मल जैसे आप लोग प्रिपेयर करते वैसी ही है, लेकिन मुझे लिखना थोड़ा पसंद है, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया था कि टेस्ट सीरीज़ में जो ऐसे के टॉपिक्स मिलते हैं ना, वो लगभग वैसे ही, इस बार तो काफ़ी प्रिडिक्टिव पेपर था ऐसे का, G20 इतनी बार लिख लिया था हमने, हमको मालूम था G20 आएगा, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो थे वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट हो जाते कि हाँ ये टॉपिक्स। अभी जैसे अब जो मेंस अपीयर होंगे, अभी से इस साल में जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे समझ में आ जाता है कि हाँ इस साल ऐसे में कौन सा टॉपिक आ सकता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सोचिए ऐसे का पेपर क्यों होता होगा, है ना। ऐसे का पेपर क्यों होता है, वो आपके थॉट्स या आप किस तरीके से सोचते हैं, किसी स्कीम को आप किस तरीके से देखते हैं, ये जानना चाहते हैं। तभी एक पोर्शन स्कीम्स का होता है, एक कोई पोर्शन इंटरनेशनल इश्यूज़ का होता है, नेशनल इश्यूज़ का होता है ना। तो वो जो ऐसे में आप लिख रहे हैं ना, वही आपकी थिंकिंग है वो, या आपके बोलने की शैली है जो ऐसे में दिखेगी, ठीक है। ऐसे में अगर अच्छे नंबर आपको खींचने हैं ना, तो आपको एक प्रेजेंटेशन का अच्छा आइडिया होना चाहिए कि कैसे किसी बात को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी एक टॉपिक को लिखने की अभी से कोशिश कीजिए, लिख के देखिए, ठीक है। एक बार में ख़राब लिखेंगे, सब एक बार में ख़राब ही लिखते हैं, मैंने भी बहुत गंदा लिखा था पहली बार में। तो अभी से लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी एक मुद्दा उठाइए, उसके बारे में पहले थोड़ा स्टडी कीजिए, ठीक है। जैसे G20 तो अभी भी करंट में अभी भी चल ही रहा है ना, नए डायमेंशंस उसके समझ में आ रहे हैं। तो अब ये जो नए डायमेंशन समझ में आ रहे हैं उनको अच्छे से समझिए, स्टडी कीजिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे अच्छा क्या होता है ना, ऐसे को अगर आप अपने भाई बहनों को भी पढ़ाओगे तो भी वो आपको जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। मम्मी पापा को पढ़ाओगे वो भी आपको जजमेंट दे सकते हैं, नहीं बेटा इसको थोड़ा इस तरीके से बताने की कोशिश करो, या इसमें ये ऐड करो, या कंक्लूजन थोड़ा इम्पैक्टफुल दो, ठीक है। ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, सब लोगों ने बताया ही होगा, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कि किसी ने आपको ऐसे पढ़ना शुरू किया उसी में वो इम्प्रेस हो जाए कि है इसका मतलब थिंकिंग अच्छी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को एकदम इफेक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। कंक्लूजन या एक वे फॉरवर्ड वो आपको एक फ्यूचरिस्टिक देना होगा कि हम इसमें ये कर सकते हैं, प्रैक्टिकल दिखना चाहिए वो। नेगेटिव चीज़ें लिखना अवॉइड कीजिए कि स्कीम, जैसे कोई स्कीम आ गई, स्कीम में क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें कोई चीज़ नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ये तो गलत बात है। हाँ, चैलेंजेस बता सकते हो कि हाँ स्कीम ये चीज़ें प्रोविजंस इसमें है, ये इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड उन चैलेंजेस का ये सल्यूशन हो सकता है। आपसे एग्जामिनर सल्यूशन चाह रहा है, ठीक है। आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यही टेस्ट हो रहा है उसमें।
तो वो आपसे सल्यूशन जानना चाहते हैं। अब ये चीज़ अगर आपने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दी तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, डेली आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन है, ये अगेन अपने अपने स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी वीक है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं डेली कुछ आंसर्स लिखने की। बट मैंने डायरेक्ट प्रीलिम्स के बाद और कुछ पेपर्स मैंने पहले लगाए थे प्रीलिम्स के पहले, लेकिन उतने इफ़ेक्टिवली नहीं लगाया था जितना प्रीलिम्स के बाद मैंने किया है। तो डेली आंसर राइटिंग आप प्रीलिम्स के बाद भी करेंगे तो हो सकता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के लिए पूछते रहते हैं सब कौन सी बुक किया क्या। आपको जो क्लास में नोट्स लिखाया जा रहा है ना, वो बेस्ट है, ठीक है। अगर क्लास नोट्स आपने याद कर लिया अच्छे से, किसी भी कोचिंग में आप जहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको उस नोट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ 3-3 घंटे बैठ के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और यही याद नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी बुक्स में जाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर ये पढ़ने के बाद और आप क्वेश्चंस जो क्लास में दिए जा रहे हो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर अभी आपको जितना मिल रहा है उतना ही नहीं हो रहा मतलब आपसे, ठीक है। तो पहले नोट्स को पढ़िए, पहले उसमें मास्टरी आपकी होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ले तो जाइए, पर वो पॉसिबल नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि मेंस की बस कोचिंग करनी चाहिए क्या, प्री की नहीं करनी चाहिए क्या, ठीक है। अब देखिए ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव है, पर्सनली डिपेंड करती है। जैसे मेरा बेस बिल्कुल नहीं था, है ना, तो मैंने तो की है कोचिंग। अब क्या होता है ना कि आप हड़बड़ा जाते हैं कि जल्दी जल्दी सब कर लें, तो उससे कुछ हाथ नहीं आता। अच्छे से प्री पढ़ लीजिए पहले, और प्री और मेंस दोनों एकदम एक साथ ऐसे नहीं, पहले अच्छे से प्री पढ़ लीजिए। प्री जब आपका हो जाता है तो आपके मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कवर हो गए, ठीक। उसके बाद मेंस है, दोनों की टेंडेंसी डिफरेंट है। प्रीलिम्स की टेंडेंसी स्टडी करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, मेंस का पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है। तो बारी बारी से कीजिए। यहाँ पे मेरी थोड़ी अलग थी, मैंने डायरेक्टली मेंस किया और उससे प्रीलिम्स के लिए निकाल लिया। तो ये सब पर अलग अलग होता है, ये किसी एक का डेफिनेट नहीं हो सकता। आपको लगता है आप मेन से प्री कर सकते हो तो उससे कर लो, आपको लगता है प्री से मेंस कर सकते हो उससे कर लो, जहाँ से आपको सही लगता है, वो अपना डिपेंड करता है आप। लेकिन अगर मेंस में आ रहे हो, मैंने याद है मेरा फर्स्ट क्लास था छत्तीसगढ़ का, आर्ट एंड कल्चर से मैंने स्टार्ट किया था दीप सर का, और वो छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल्स पढ़ा रहे हैं और आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि ये क्या हो रहा है। फिर ज्योग्राफी में दंडकारण्य पहाड़ पढ़ा रहे, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ कोई भी बेसिक कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने 2 महीना लगाए, दिल्ली आईएएस की बुक्स उठाई और छत्तीसगढ़ डेली में 2 घंटे घर पर पढ़ती थी। तब मुझे आइडिया लगा कि हाँ ये सब चीज़ें छत्तीसगढ़ में होती है। फिर मुझे मेंस की कोचिंग हेल्प होने लगी कि यहाँ पर हाँ ठीक है छत्तीसगढ़ में ये चीज़ प्रीलिम्स में मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो सबका अपना अपना वेरी करता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए उसको। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। जैसे आपको अपनी टेंडेंसी मालूम होनी चाहिए, जैसे कि मुझे मालूम था मेरा ऑब्जेक्टिव वीक है, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव वीक है, मुझे प्रीलिम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कई लोगों के 1 डे एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हो, ठीक है, तो उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, वो मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मेरा मेंस मैंने मजबूत कर लिया था, तो मुझे मालूम था कि मुझे प्रीलिम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ठीक है। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है और ये आपको एनालाइज खुद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप खुद के नेचर को एनालाइज नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम रुकेंगे बार बार आपके, ठीक है। तो ये खुद का आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, कोचिंग करनी या नहीं करनी ये भी पर्सनल चॉइस हो सकता है, प्रीलिम्स करनी या नहीं करनी ये भी पर्सनल चॉइस हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने लेवल पे सोचिए, आपको खुद को खुद ही एनालाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का है प्रीलिम्स का। मैं
अपने घर पर रह के ही तैयारी की हूँ, तो आई डेफिनेटली से आई हैव ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। और मैं पूरे 3 साल तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ही दी हूँ, कभी ऑफलाइन नहीं दिया है मैंने। जब मैं कोचिंग भी यहाँ 6 महीने का किया था मैंने, तो लकली उस समय कोविड का टाइम आ गया, तो वो मौका नहीं मिल पाया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लेने का। उसके बाद भी मैंने पूरा ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज़ लिया है। पर आपको लगता है कि आपको OMR भरने में गलती हो जाती है या फिर आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम वाला, तो आप एक बार ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैम ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, ये गलती मुझसे होती थी OMR फिल करना, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आएगा? आप जब टेस्ट में बैठेंगे, ठीक है। मुझसे गलती हो रही थी, मुझे समझ में आ गया था, मेरे लिए ऑनलाइन ही वर्क किया, मुझे ऑफलाइन बैठना पड़ा। अब देखिए स्ट्रैटेजी में डिफरेंस, ऐसा ही आपकी सबकी स्ट्रैटेजी में डिफरेंस होगा। समझ आ रही है बात? जितने भी टॉपर्स आते हैं ना, अगर 100 लोग सिलेक्ट हैं, उनकी 100 स्ट्रैटेजीज हैं। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। सबको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अच्छी तरीके से मालूम होते हैं। जैसे मुझे मालूम था मैं सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ, तो सिली मिस्टेक्स से मैं कैसे बचूं? जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाऊं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिली मिस्टेक्स नहीं होती, उनको पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग लिखना आ गया है, ये कैसे पता लगे? बताइए, आप ही बताइए कैसे पता लगेगा? हाँ, टेस्ट लिखिए, लिख के चेक करवाइए, है ना। अपनी रैंकिंग देखिए पूरी ऊपर से नीचे कि कौन से रैंक पे आप आ रहे हैं। अगर बहुत नीचे आ रहे हैं मतलब और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर रैंक ऊपर आने लगा मतलब ठीक ठाक तैयारी चल रही है। ये करते रहना है, ये करते रहना है तब तक जब तक आप उसी पोजीशन पे बैलेंस्ड नहीं रहते, ठीक है। हर टॉपिक पे आपको अच्छा लिखना है, हर पेपर पे आपको बेटर स्कोर करना है, तब रैंक ऊपर लगती है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि कुछ पेपर्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो इतने वीक होते हैं जो हमारे रैंक नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो रैंक अच्छी तब आएगी जब आपने हर पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, और वो टेस्ट से आएगा, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के लिए मैंने सिंपली किया था कि मैं 2-3 टेलीग्राम क्लासेस से जुड़ गई थी, और ऑनलाइन भी मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था, और उनके मैं डेली और वीकली वीडियोस देखती थी। फिर लास्ट में ये देखने के बाद एक मंथ पूरा ईयरली कंपाइलेशन आता है, तो 2 कोई भी आपको जो सुटेबल लगे 2 कंपाइलेशन ले आइए, उसको एक बार रिवाइज आउट कर लीजिए। तो ये इतना ही सफिशेंट आई थिंक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के लिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। मेरा मीडियम इंग्लिश था, और स्टडी में कंसिस्टेंट कैसे रहें? अगर अच्छा, APJ अब्दुल कलाम जी का कोट आप सबको मालूम है ना, सपने वो नहीं है जो रात में दिखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, है ना। तो कंसिस्टेंट कैसे रहोगे पढ़ाई में जब आपको नहीं वो चैन ही नहीं पड़ता कि आज अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, अगर आप अपने एम के लिए कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का एक ही मंत्र है, अगर आपका एम फिक्स है ना, अगर आपका वाई फिक्स है, वाई आई वॉन्ट टू डू दिस, तो आपकी पढ़ाई हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगी। हाँ, कई बार क्या होता है, फेस्टिवल्स है ना, इंडिया है, फेस्टिवल्स बहुत हैं, ठीक है। तो दिवाली आएगी, पता होता है कि दिवाली में पढ़ाई नहीं होगी, तो जो आपका अक्टूबर का शेड्यूल है उसमें दिवाली, दशहरा और जो भी 2-3 फेस्टिवल हैं वो माइनस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि इस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो माइनस हो चुका दिन बीतता है, अगले दिन से आपको वापस रूटीन में आ जाना है, ठीक है। कंसिस्टेंट पढ़ाई तब होती है जब आपके पास टारगेट होता है कि इस मंथ मुझे ये कंप्लीट करना है, इस वीक मुझे ये कंप्लीट करना है। आपका जो सबका दिन का एक स्टडी विंडो होता है ना, मतलब इतने बजे से इतने बजे मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उस स्टडी विंडो में आपको कंसिस्टेंट पढ़ाई ही करनी है। मोबाइल फ़ोन एकदम साइड कर दीजिए, कुछ भी आपका उस वक्त प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साइड कर दीजिए, तो पढ़ाई हमेशा कंसिस्टेंटली चलती रहती है, ठीक है।
प्री के लिए साइंस ऐसा है कि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा ऑलरेडी क्लियर था। बट अगर नहीं है बैकग्राउंड तो 10th का जो CG बोर्ड का बुक होता है वो आप ज़रूर पढ़ें एक बार। वो मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होता है और आपके प्री में भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसके साथ कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है, अपार्ट दिस साइंस का आई विल से घटना चक्र ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा फील्ड होते जा रहा है आजकल PSC में कि उसके बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको घटना चक्र उसका ज़रूर 2 बार सॉल्व करके जाइए साइंस का। आई थिंक दिस विल वर्क। PSC की तैयारी में दूसरे एग्ज़ाम्स देने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देने चाहिए। आपको व्यापम के बिल्कुल एग्ज़ाम्स देने चाहिए, क्योंकि वो आपको एक एनालिसिस देता है कि आप व्यापम के एग्ज़ाम्स को अगर हैंडल कर पा रहे तो PSC भी कर लेंगे। तो और कॉन्फिडेंस भी, अगर कोई एग्ज़ाम आपका व्यापम का निकल जाता है तो आपको एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ व्यापम निकल रहा है तो PSC भी डेफिनेटली वी विल क्रैक इट। तो व्यापम देना चाहिए डेफिनेटली। मेंस के आंसर मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, ठीक, और ऐसे भी मैंने कोशिश की कि जितने हो सके सब हेडिंग्स दूँ दिए हैं, ठीक है। तो अब पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंट्स में लिखना चाहिए? मेरे लिए तो पॉइंट्स वर्क किया है ना, मैंने पॉइंट्स में ही लिखा है। आप देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। क्या आप पैराग्राफ में अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो पैराग्राफ में कंटिन्यू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉइंट्स में ज़्यादा इफेक्टिव आंसर्स प्रेजेंट कर पा रही हूँ तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखने से मुझे मार्क्स मिल गए। आप लोग टेस्ट लगा के इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आपका फ्लो में लिखने से ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं या ब्रेक कर करके पॉइंट्स में लिखने से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया है मेंस, मैं इंग्लिश मीडियम से ही पूरा पढ़ी हूँ। और इंग्लिश मीडियम को एक्स्ट्रा एज बस ये मिलता है कि थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाता है पेपर, उससे ज़्यादा नहीं आई थिंक, क्योंकि थोड़ा सा लिखना फास्ट हो जाता है। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्स्ट्रा एज इंग्लिश मीडियम को मिलता है। हिंदी मीडियम वाले अगर फास्ट लिखते हैं तो उनको भी बिल्कुल वो चीज़ कवर अप हो जाता है। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा फास्ट एक एडवांटेज मिल जाता है लिखने का। बाकी हिंदी मीडियम वालों को अगर लग रहा है कि ये अगर हमसे फास्ट लिख लेते हैं तो उनको थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा लेना चाहिए। बाकी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा एज है मैं इंग्लिश मीडियम में। करंट अफेयर्स पूछा है किसी ने। देखिए CGPSC के क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे, प्री के भी मेंस के भी, ठीक। कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स एकदम छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी कैसी थी वो मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने टेलीग्राम में कुछ चैनल्स हैं जिसमें करंट अफेयर की कुछ कटिंग्स शेयर किए जाते हैं, आप लोग भी फॉलो करते होंगे, वो फॉलो किया है मैंने। लेकिन मैंने कोई नोट मेकिंग नहीं की करंट अफेयर की, वो मैं रोज़ पढ़ती थी। दूसरी चीज़, मैंने न्यूज़पेपर कभी मिस नहीं किया है, मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ी हूँ, उसके भी मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं केवल गो थ्रू हुई हूँ कि क्या इवेंट्स चल रहे हैं कंट्री में, स्टेट में, ये चीज़ें। कोई इवेंट अगर ऐसा है जो एकदम अभी चलते रहेगा हमेशा तो मैं उससे डेली अपडेटेड रहती थी। अगर कुछ अच्छा भी जानने को मिलता था तो मतलब पढ़ लेती थी, लेकिन लिखा नहीं मैंने कभी। लास्ट में ये मैगजीन्स जो आती करंट अफेयर की, वो आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी मैगजीन, ठीक है। सब उसमें भी आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। कोई भी एक मैगजीन आप सिलेक्ट कर लीजिए और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हो जाने के बाद इंडिया के ऐसे करंट अफेयर्स को टारगेट करना है। जैसे इस बार G20 हॉट टॉपिक था, तो G20 से रिलेटेड आया भी क्वेश्चन और किस्मत से काफ़ी इजी क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेना, वो भी मैगजीन से बहुत हद तक प्रिपेयर हो जाता है। तो दिन का बहुत ज़्यादा समय करंट अफेयर को मत दीजिएगा, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, बैलेंस्ड लेके चलिएगा, ठीक। माइनस मार्किंग से कैसे बचें? उन क्वेश्चंस को हाथ मत लगाओ जो किसी से नहीं बनेंगे। तो वहाँ पे क्यों बनना है, मतलब नहीं मैं तो बना के ही जाऊँगा, नहीं, उन क्वेश्चंस को हाथ मत लगाइए, माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक।
सिली मिस्टेक्स मत कीजिए इजी क्वेश्चंस में। इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन को जोश जोश में गलत भी नहीं करके आना है। तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, ठीक है। पढ़ने समय मन नहीं लगता, ये तो फिर ऐसा हो गया है कि अगर एकदम डेफिनेटली अगर मन नहीं लग रहा है तो याद कर लो कि क्यों आए थे करने। बस अगर ये याद आ गया कि हाँ मैं करने आई थी, कि मेरे को कुछ बनना है, कुछ करना है, जो भी सबका अपना अपना मोटिव रहता है क्यों बनना चाहते हैं, बस वो याद कर लो। 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, जिसका जैसा स्ट्रेंथ बनता है। कोई ऐसे होते हैं 1 घंटा पढ़ते 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर 1 घंटा पढ़ते 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। कोई ऐसे होते 2 घंटा पढ़ते हैं फिर आधा घंटा ब्रेक लेते हैं। जैसे बनता है वैसे पढ़ो, ब्रेक ब्रेक में पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है एक दिन में। मैं खुद जॉब के साथ 4 या 5 घंटे ही निकाल पाती थी मुश्किल से। तो आई विल से कि 4-5 घंटे में अगर मैंने इफेक्टिवली कर लिया तो आप लोग डेफिनेटली अगर ऑफलाइन ऐसे कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। एकदम स्ट्रेस मत लो कि 10 घंटे पढ़ने 12 घंटे पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कैसे पढ़ें? सिलेक्टिव पढ़ें या पूरा पढ़ें? सिलेक्टिव पढ़ें, ठीक, सिलेक्टिव पढ़ें। वो कैसे डिसाइड होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, ठीक है। पॉलिटी में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चंस पता है कि ये आएंगे, आ रहे हैं पिछले सालों से, कई सालों से। तो सिलेक्टिव स्टडी रखिए, लेकिन उन टॉपिक्स में आए हुए क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली बनने चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्टिव स्टडी रखना ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें, या आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो फिर वो आप पूरा कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैंने सिलेक्टिव पढ़ा है, ठीक। 5 मंथ इनफ है प्री के लिए। एक मैसेज है इसमें कि बेसिक नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो 5 मंथ इनफ है क्या? बिल्कुल इनफ है एक अटैम्प्ट देने के लिए। आप बिल्कुल डेफिनेटली इस बार अटैम्प्ट दीजिए। 5 मंथ है, छत्तीसगढ़ को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। और जैसे कि मैम ने बताया है कि जो सब्जेक्ट्स है इंडिया के, उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे कि पॉलिटी हो गया, उसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी पढ़ना ही है, मस्ट है। हिस्ट्री में अगर सब नहीं पढ़ पाते तो एंशियंट को थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा मॉडर्न देख लीजिए। उसमें भी कैटेगराइज करना होता है कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है और कौन सा वीक पोर्शन है। जो स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से करिए, जो वीक पोर्शन है उसको थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश की वोकैबुलरी मेंस के एग्ज़ाम के लिए कैसे स्ट्रॉन्ग कीजिए? तो मेंस के पेपर में 50 मार्क्स का इंग्लिश है, ठीक, और 100 मार्क्स का हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों को मैं कहूँगी हिंदी और छत्तीसगढ़ी को टारगेट कीजिए। इंग्लिश के अगर आप पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो इंग्लिश का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, ठीक है। तो इंग्लिश को आपको उतने तक तैयार करना, और वोकैबुलरी नहीं, ग्रामर पे फोकस करना। ग्रामर, ऑफ, इन, द, ये कहाँ आएगा, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों से भी बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। वो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले खुद परेशान होंगे। तो आपको अगर ओवरऑल लैंग्वेज में स्कोर करना है ना, आपको कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं, ओवरऑल लैंग्वेज के पेपर में स्कोर करना है। और जो लैंग्वेज का जो स्कोर है ना, वो मैक्सिमम किससे डिसाइड होता है? हिंदी से, ठीक है। तो आपको हिंदी को टारगेट करना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को, इवन मैं भी, मुझे हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को 100 मार्क्स में प्रॉब्लम होनी है, और हिंदी मीडियम वालों को केवल 50 नंबर में प्रॉब्लम होनी है। तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लिए मैं ये बोल रही हूँ, आपको वहाँ गलती नहीं करनी जहाँ आप अच्छा कर सकते हो। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, तो मुझे ये मेरे दिमाग में था कि इंग्लिश में मुझे गलती नहीं करके आनी है। अगर मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग नहीं है तो मुझे इंग्लिश में गलती नहीं करनी है, ठीक है।
तो ऐसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आते हैं मार्केट में, तो प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कीजिए, लेकिन बहुत हाई लेवल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। CGPSC का जितना लेवल है उतने ही लेवल के क्वेश्चंस बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आने लगेगा कि नहीं, यहाँ इन नहीं आना है, यहाँ पे द आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट ना हो तो टेस्ट सीरीज़ लगाए कि नहीं? ठीक है, तो सिलेबस ना CGPSC का बेटा इतना है कि वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, तो ये तो आप सोचो ही मत कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। हम लोग भी अभी अब बैठे हैं एज अ रैंक होल्डर्स, पर हम भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा भी एकदम ज़्यादा कोई सिलेबस कंप्लीट मेरा भी छूटा हुआ है हाँ, सिलेबस। सिलेबस हमारा भी छूटा हुआ है अभी भी। ठीक, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ लगाइए, क्योंकि वो आपको एक टेस्ट देगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो टेस्ट सीरीज़ तो लगाना ही चाहिए, सो कोई वो नहीं है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जैसे अगर एक टाइम ड्यूरेशन रहता है ना आपका कि एक हफ्ते में टेस्ट लिखना ही है, तो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि वो एक हफ्ते बिना टेस्ट सीरीज़ के टारगेट करके देखिए और एक हफ्ता विथ टेस्ट सीरीज़ टारगेट करके देखिए, किसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। टेस्ट सीरीज़ में ही होता है। ठीक है, अगर आपने 100% में से अगर 50% भी पढ़ा है और फिर आप टेस्ट में अपीयर होते हो तो 50% क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व करोगे, और बचे 50% में आप दिमाग दौड़ाओगे, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुझे कुछ नंबर मिल जाए। ठीक है, क्या लिखूँ ऐसा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो आधा 1 नंबर मिल जाए। यही जो प्रैक्टिस है ना, वो मेन एग्जाम में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितना काम करता है। इस बार का जो पेपर था, पेपर 7, मुझे पेपर देखने के बाद हंसी आने लगी थी कि मैं इसमें लिखूं क्या। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना कि अगर नहीं आता तो कैसे लिखना है कि मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाएं, और वो थोड़े थोड़े हाफ मार्क्स भी अगर आपने नहीं आने वाले क्वेश्चंस में हाफ मार्क्स भी खींच लिए ना तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। तो ये कैसे होगा? जब आप बिना पढ़े भी टेस्ट में अपीयर होंगे। ठीक है, आई थिंक सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे, है ना। और क्वेश्चंस और भी बहुत सारे थे, लेकिन वो काफ़ी रेपिटेटिव थे और बहुत सिमिलर क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने उनको एक्सक्लूड किया है। ठीक है, और मुझे लगता है कि यू ऑल गॉट योर आंसर इन ए स्पेसिफिक मैनर। तो अब आगे इनसे जो भी आपको अमृत वचन मिले हैं, इस अमृत वचन को केवल सुनने तक सीमित मत रखिए। जिस जिज्ञासा के साथ आपने पूछा है ना, उसी तत्परता के साथ इसको अपने जीवन में शामिल भी कीजिए, लागू भी कीजिए अपने पढ़ाई में। केवल शब्दों तक सीमित मत रहिए। ठीक है, और आशा करता हूँ जैसे इस बार ये लोग यहाँ आके आपको गाइडेंस किए हैं, तो आप लोग भी अगली बार आके आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन इन PSC एग्जाम्स बोलूँगा, वो आप क्या करेंगे, उनको आप गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस जो कॉन्वर्सेशन, इसको हम क्या लगाते हैं, इस क्या बोलना चाहिए इसको, एक कॉन्क्लेव। ठीक है, कॉन्क्लेव को क्या करते हैं, इसको विराम लगाते हैं और इनको खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं कि नित्य प्रतिदिन यही निरंतर ये ऊंचाई के नए नए ऊंचाइयों को, आयाम को छूते वो रहे सफलता के। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।